नमस्कार दोस्तों, नर्मदे हर मैं कपिल वर्मा द वायरल से। इस समय हम खड़े हैं मंडला जिले के पवित्र स्थल व्यास नारायण मंदिर पर, जो कि अपने आप में एक पुण्य क्षेत्र मंडला जिले के लिए माना जाता है। महाशिवरात्रि या हर बड़े त्योहारों पर यहाँ पर जो मेला या हुजूम लगता है, वह देखने लायक रहता है। खास बात यह है कि इस बार की मां नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा फिर से होने वाली है, जिसको लेकर हम आज यहाँ पर व्यास नारायण मंदिर के पवित्र स्थल पर खड़े हुए हैं। मां नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा आखिर है क्या? आइए हम इस बारे में जानते हैं। पतित पावनी जगत तारिणी मां नर्मदा जिस स्थान पर उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र को नर्मदा उत्तर वाहिनी क्षेत्र कहा जाता है। नर्मदा मैया अमरकंटक उद्गम संगम तक अनेकों स्थान पर उत्तर दिशा होकर बहती है। जिस स्थान पर विशेष यज्ञ अनुष्ठान या तप किया गया हो, ऐसे स्थानों पर मैया उत्तर वाहिनी होकर, वहीं यदि उत्तर वाहिनी 2 कोश से ऊपर का हो तो वह विशेष महत्व का स्थान हो जाता है। मां नर्मदा में 2 कोश से अधिक उत्तर वाहिनी प्रवाह 3 स्थानों में हुआ है। प्रथम स्थान महेश्वती नगरी, जहां पर व्यास नारायण मंदिर मां सरस्वती का प्रसवत तीर्थ से घाघी स्थान तक कुल 19 किलोमीटर उत्तर दिशा में मैया बहती है। उसके तुरंत बाद मां अपनी प्रवाह की दिशा बदल देती है। द्वितीय स्थान की हम बात करें तो धाराजी ओमकालेश्वर का डूब क्षेत्र। यह स्थान राजा बलि के तप के प्रभाव के कारण बना था, जो अब विकास की बलि चढ़ चुका है। तृतीय स्थान तिलकवाड़ा क्षेत्र गुजरात, जहां तक कुल 8 से 9 किलोमीटर मैया उत्तर दिशा में बहती है। इस परिक्रमा को आजू बाजू के तीर्थ मिलाकर 21 किलोमीटर कर दिया गया है। उत्तर वाहिनी परिक्रमा के महत्व के बारे में हम यदि बात करें तो स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण और भृगु संहिता में वर्णित रेवा खंड के श्लोक में वर्णन आता है कि मार्कंडेय मुनि जी ने युधिष्ठिर सहित पांडवों और कुछ देवताओं को उत्तर दिशा की ओर बहती नर्मदा जी के स्थानों का महत्व कहा है। चैत्र मास में मां नर्मदा परिक्रमा संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, अर्थात जहां नर्मदा उत्तर वाहिनी, गंगा पश्चिम वाहिनी और सरस्वती पूर्व वाहिनी है, तो वह क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है। इस संबंध में हमारे साथ यहाँ पर जो मां नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा के आयोजक हैं, वह उपस्थित हैं। हम व्यास नारायण के पवित्र क्षेत्र पर चलकर उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार की परिक्रमा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। पतित पावनी मां नर्मदा का यह पवित्र स्थल व्यास नारायण मंदिर से लगा हुआ घाट यह कहलाता है। किले वार्ड में आता है यह वार्ड। इसमें हम आज जो खड़े हैं, यहाँ पर मां नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा को लेकर कैसी क्या व्यवस्था है, कैसी क्या तैयारी है, इसकी जानकारी को लेकर हम आज आए हुए हैं। यहाँ पर आयोजक मंडल जो है वह उपस्थित है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस परिक्रमा का आयोजन किया जाता है, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, जो परिक्रमावासी आते हैं उनके मार्ग में क्या क्या सुविधाओं की जरूरत है, कहाँ उनका रुकने की व्यवस्था की जाती है, खाने की क्या व्यवस्था होती है, और भी अन्य जो व्यवस्थाएं एक परिक्रमा के दौरान लगती हैं, वह सारी व्यवस्थाएं इस आयोजक मंडल के द्वारा की जाती है। हमारी जो जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार यह जो परिक्रमा है अपने 5वें साल में प्रवेश करने जा रही है। इस 5वें साल में क्या कुछ खास है और इस परिक्रमा के दौरान कहाँ-कहाँ से कौन-कौन परिक्रमावासी आए और क्या-क्या उन्होंने इस परिक्रमा के दौरान अनुभव किया, इस सब की जानकारी के लिए हम यहाँ पर मिलेंगे सुधीर कांसकार जी से, लाला राम चक्रवर्ती जी से, कमलेश सोनी जी से, और भी हमारे साथ जो भक्तजन हैं, जो इस आयोजन समिति में रहते हैं, उनसे हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी अर्जित करेंगे। साथ ही स्क्रॉल में नीचे आपको वो सभी नंबर दिखाए जाएंगे जिनसे संपर्क करके आप इस परिक्रमा के साक्षी बन सकते हैं, इस परिक्रमा में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। हमारे साथ इस समय जब से आयोजन चल रहा है, उस समय से इस आयोजन में विशेष ध्यान देकर इस आयोजन को लगातार बढ़ाने वाले लाला राम चक्रवर्ती जी मौजूद हैं। हम लाला राम चक्रवर्ती जी से बात करते हैं कि किस तरह से यह उत्तर वाहिनी परिक्रमा का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, रहना, रुकना, खाना, पानी, जिस तरह की भी जो सेवाएं होती हैं, उनकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसके बारे में हम लाला राम चक्रवर्ती जी से जानकारी चाहेंगे। भैया नर्मदे हर, नर्मदे। बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपकी समिति के द्वारा प्रारंभ की गई यात्रा 5वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। कैसी क्या व्यवस्था रहेगी,
कब से यह यात्रा प्रारंभ होगी और कहाँ-कहाँ से लोग शामिल हो सकते हैं? कई सारे साधु संतों का आगमन हुआ। उन्हीं ने बताया कि आपके यहाँ भी उत्तरवाहिनी प्रवाह है। तो पहले साल तो हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलके सहस्त्रधारा तक का किया था। फिर लोगों ने कहा कि और अपन इसको और थोड़ा-सा बढ़ाते हैं। तो हमने 21 किलोमीटर का ऐसा थोड़ा-सा चुना पथ, और 21 किलोमीटर के बाद जो घाघी वाला है वहाँ से तट परिवर्तन करके ऐसा 42 किलोमीटर का हमने मार्ग आइडेंटिफ़ाई करके उसको हमने प्रयास किया, और लोगों को खूब पसंद आया। चूँकि अभी तक तिलकवाड़ा वाली उत्तरवाहिनी ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ तो लाखों श्रद्धालु आते हैं 1 माह में। अपन ने सोशल मीडिया आप सभी लोगों के माध्यम से प्रयास किया, नगर के लोगों का भी सहयोग खूब रहा, समिति के सदस्यों का भी खूब अथक सहयोग रहा, जिसके कारण अब 8 राज्यों के पिछले साल लोग आए थे। अभी हमारे पास जो अभी 28-29 मार्च की जो सामूहिक यात्रा है, उसमें अभी तक लगभग 9 से 10 राज्यों के अभी तक हमारे पास आए हैं। कर्नाटक के हैं, जिसमें महाराष्ट्र के ज़्यादातर लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, और तमिलनाडु के इस बार, और कर्नाटक के इस बार बढ़ने वाले हैं, और पिछले बार तुर्की से और इंग्लैंड से आए थे। इस बार लगभग 4 देशों के अलग से लोग आने वाले हैं हमारी इस उत्तरवाहिनी परिक्रमा में। किस संख्या जो रहती है, कितनी संख्या एकत्रित हो जाती है इस वाहिनी परिक्रमा के दौरान? संख्या का तो अनुमान मैया के ऊपर रहता है, लेकिन हम लोगों ने पिछले बार प्रयास किया था कि थोड़ा-सा हम इसको संख्या को फिगर करें, लेकिन हमने 1000 का अनुमान लगाया था, लगभग 1700 लोग हो गए थे। इस बार भी हम 1200 से 1500 का अनुमान लगा रहे हैं। एट प्रेज़ेंट क्या स्थिति बनती है वो मैया जानती है, कि अ, कई बार संख्या बढ़ जाती है। सुधीर कांसकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर भैया, यात्रा जब चलती है तो कहाँ-कहाँ इसका ठहराव होता है और क्या-क्या व्यवस्थाएँ होती हैं? जैसे इनके रुकने को लेके, भोजन प्रसादी को लेके, इसकी क्या-क्या व्यवस्थाएँ की जाती हैं? निश्चित तौर पे हमारा जो व्यास नारायण मंदिर है वहाँ से जब हमारी नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ होती है तो संकल्प प्रारंभ कराते हैं। और एक जो सिर्फ मंडला के इस तट पे अगर हम देखे जाएँ तो हनुमान हमारा जो मंदिर है, हनुमान घाट में भर रुकने की व्यवस्था है, और इस तरफ व्यवस्था ना होने की वजह से थोड़ी व्यास नारायण परेशानी जहाँ है। से यात्रा चालू जहाँ से होती है, आते वहाँ हैं पर रुकने की क्या व्यवस्था है? वहाँ कोई आश्रय स्थल नहीं है। और ये क्योंकि अब 5 साल से निरंतर जो है हमारी उत्तरवाहिनी परिक्रमा चल रही है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इतनी ख्याति प्राप्त कर लिया है कि जो तिलकवाड़ा से लोग हैं वो हमारे मंडला की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि तिलकवाड़ा में जो यात्रा है माँ नर्मदा की उत्तरवाहिनी, वो मात्र उसका जो है 8 किलोमीटर जैसा कि बताया गया है। और हमारे यहाँ जो नंबर आप किलोमीटर है 21 से 42 किलोमीटर हो जाती है। तो भक्तों का जो झुकाव वो एकदम से मंडला की तरफ हो पड़ा है। और ये बात समय-समय से हम लोग रखते चले आ रहे हैं कि इस समय एक आश्रय स्थल होना चाहिए। वीडियोग्राफी के दौरान हमने देखा कि मंदिर के जो अपना व्यास नारायण मंदिर, उसके पीछे स्पेस खाली है आपके पास। निश्चित तो तौर ऐसा कोई उपयोग आप लोगों के द्वारा? अभी हमारा प्रयास चल रहा है, क्योंकि ऐसा अब हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसकी यहाँ पर ज़मीन है, और वहाँ पे पहले एक आश्रय स्थल हुआ करता था। तो कोई भी यहाँ पे जो भी नर्मदा परिक्रमा वासी आ रहा है उसको आश्रय के नाम पे, चाहे वो नगर पालिका हो या जिला प्रशासन हो या कोई भी हो, क्योंकि जिस स्तर पे अभी नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा का प्रचार प्रसार हुआ है और लोगों को भक्तों का सैलाब आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इस तट पे एक आश्रय स्थल होना अनिवार्य हो गया है। इस यात्रा के दौरान एक हम विशेष आरती देखते हैं जो आपके द्वारा करवाई जाती है। ये क्या व्यवस्था है? किस तरीके की आरती रहती है? ये महाआरती कहलाती है, जैसा हमारे यहाँ से होता है। उसके बाद में हम लोग घाघी स्थल पे पूरे जितने भी परिक्रमावासी आते हैं, तो हमारे बीच में महेंद्र सिंह डहेरिया जी हैं, जो 101 कलश और 1000 खील की एक प्लेट पे रख के और फिर माँ नर्मदा को अपनी वो आरती समर्पित करते हैं, जो विशेष आकर्षण बना हुआ है। और वो भी इस बार हमारी इस टीम में संध्या काल में वो आरती प्रस्तुत करेंगे। वो स्थल रहेगा हमारा विश्राम स्थल जहाँ है घाघी। तो घाघी में भी ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भजन होंगे, कीर्तन होंगे। हमारी बैसाखू जो यहाँ की टीम है, वो फिर वो आरती के बाद में भजन कीर्तन करते हैं, और फिर दूसरे दिन से यात्राएँ हमारी फिर प्रारंभ हो जाती है। कमलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश भैया से हम जानना चाहेंगे। कमलेश भैया, यात्रा का रूट कहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है और कहाँ तक चलती है? भाई साहब, मैं आपको बता दूं, व्यास नारायण अपने श्री व्यास नारायण किले से यात्रा प्रारंभ होती है। जो तट परिवर्तन अपन झूला पुल से भी कर सकते हैं, पूर्वा पहुंचकर सकवा पूर्वा, और या तो फिर अपन अगर नाव से तट परिवर्तन करते हैं तो किले घाट से सीधे राधा कृष्ण मंदिर जो पूर्वा तट कहलाता है, वहां से गुप्त सरस्वती होते हुए अपन बंजर पुल से अपनी यात्रा प्रारंभ होती है, जो महराजपुर कारीकोन मानादेही होते हुए आगे बढ़ती है। जो घाघा पहुंच के रात्रि विश्राम कर
घाघी से अपना तट परिवर्तन कर पुनः बबैहा होते हुए अपने मेन रोड से मंडला पहुंचती है। इस दौरान नर्मदा जी के पाट पार करने होते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था रहती है हमारे पास? गवर्नमेंट के द्वारा और पर्सनल समिति के द्वारा देखा जाता है, नाव की व्यवस्था की जाती है। अगर गवर्नमेंट इसमें नाव की व्यवस्था बढ़ाती है तो अच्छी सुविधा हो सकती है। जैसे कि अपन घाघी में देखते हैं सिर्फ 2 नाव की व्यवस्था है। अगर उस पे नाव बढ़ा दिए जाएँ तो जिस हिसाब से संख्या बल होती है तो बहुत जल्दी ये हो सकता है और दुर्घटना से बचा जा सकता है। 1000 से 1200 लोग अनुमानित रहते हैं आपकी यात्रा में, मैंने भी देखा है। 2 नाव से कैसे संभव है? कितना समय लग जाता होगा? समय बहुत लग जाता है। समय तो बहुत लगता है, इसीलिए अगर प्रशासन उस पे अपनी मुस्तैदी दिखाए और नावों की संख्या बढ़ा देती है, अगर चाहे तो वो अपने बोटिंग नाव बढ़ा दे या फिर हाथ वाली नाव बढ़ा दे तो बहुत अच्छी सुविधा होगी। अ, हर बार जो यात्रा है हम आप लोगों की वो वृहद रूप लेती जा रही है। इस बार कितने लोगों के आने की अनुमान है? लगभग जैसे अपन अनुमान लगा रहे हैं, जिस तरीके से अभी रजिस्ट्रेशन आना चालू हो गए हैं अलग अलग राज्यों से, उस हिसाब से 2000 प्लस करते नजर आ रहे हैं। अब बताइए 2000 प्लस से ज़्यादा संख्या है और जिस घाट से यात्रा प्रारंभ होनी वहाँ पर ही घाट मौजूद नहीं। अब ये थोड़ा-सा प्रशासन की, अब क्या कहना चाहिए, प्रशासन की कमज़ोरी कह लें या व्यक्ति विशेष लोगों की, कि यहाँ किले घाट में तो घाट एक होना चाहिए, लेकिन अभी की स्थिति में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अगर नाव पार करने की सुविधा देखें, तो वो सुविधाएँ नज़र नहीं आती। लगातार समिति इस अच्छे और धार्मिक आयोजन को कर रही है। शासन प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं भैया? शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि अगर यहाँ पे घाट का थोड़ा-सा निर्माण कराएँ, और या फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो अगर ये प्लास्टिक के जैसे लगाए जाते हैं डब्बे, वो लगा के नाव नकाने के लिए और पब्लिक को नकाने के लिए अगर कर देती है तो अच्छी बात है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो अभी देखिए ये पट्टी जो बनी हुई है सिर्फ़ लकड़ी की एक सकरी पट्टी है। इस पे घटना दुर्घटना होने के हमेशा अंदेशा बने रहते हैं। अगर इसी जगह पे अच्छा चौड़ा वृत्तांत कर दिया जाए तो बन जाए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बैसाखू नंदा जी मौजूद हैं। हम बैसाखू भैया से जानेंगे। बैसाखू भैया, ये आप ही का क्षेत्र है, आप ही का एरिया है। इस एरिया में ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो घाट आज तक नहीं बन पाया और इतनी बड़ी परिक्रमा आप लोगों के द्वारा आयोजित की जाती है, क्या दिक्कतें आ जाती हैं? हर साल हम लोग यहाँ के उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के विषय में जानकारी शासन प्रशासन को देते हैं, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ सुधार कार्य किया ही नहीं जाता। प्रति वर्ष देते हैं जबकि। यात्रा दिन ब दिन अपने वृहद रूप को प्राप्त कर रही है। रास्ते में जब आप चलते हैं तो किस तरीके से रुकने की, खाने-वाने की और बाकी क्या व्यवस्थाएँ आप लोगों को मिलती हैं? विविध जगह यहाँ पर रुकने की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए किए जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत कोई प्रकार से असुविधा नहीं होती। ये हम प्रति वर्ष जा रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, कोई भी कमी नहीं होती रास्ते में। किस तरीके के नियम रहते हैं इस यात्रा के दौरान? नियम को सब एक साथ चलते हैं और एक साथ रुकना होता है। नियम से मतलब है मेरा नंगे पैर चलना है या किसी तरीके नहीं, का और सभी कुछ उपवास रहना, क्या रहता है ये? कुछ लोग नंगे पैर चलते हैं, कुछ लोग जूते चप्पल पहन के भी चलते हैं, जैसी जिनकी सुविधा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लाला राम भैया से हम बात करना चाहेंगे 2 मिनट। भैया, जैसा कि हमने व्यवस्था देखी दिन ब दिन परिक्रमा की ओर लोगों का जो रुझान है, जो धार्मिक महत्व है वो बढ़ता जा रहा है और व्यवस्थाएँ आप हमारे घाट की देख रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप शासन प्रशासन से? हम लोग तो चूँकि व्यवस्था में लगे हैं, तो हम लोगों का तो काम है व्यवस्था बनाने का प्रयास करना। प्रशासन से निवेदन हम लोग हर साल पत्र देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की नज़र में अभी वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। ये परिक्रमा हमारे जिले की बहुत बड़ी परिक्रमा का रूप ले चुकी है। उसके बाद इस तरीके की शून्यता। हम लोग वही प्रशासन से तो हर बार निवेदन करते हैं। अब प्रशासन के लोग यदि जाग पाएँ कि ये इतनी इम्पोर्टेंट यात्रा है कि एक तरफ कान्हा के कारण अपने ज़िले की पहचान बनती थी, लेकिन दूसरी तरफ एक उत्तर वाहिनी परिक्रमा हमारे ज़िले की एक अलग से पहचान बन चुकी है। मतलब फिर भी प्रशासन की इस तरीके से प्रशासन शून्यता देखते हुए थोड़ी-सी पीड़ा होती है, तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि थोड़ी-सी व्यवस्थाओं को लेके जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा एक कदम आगे बढ़ के हम लोगों का सहयोग करें और अच्छे से हम लोगों को सर्विस दे पाएँगे, ताकि लाखों श्रद्धालु यहाँ पे भी आके और इस धार्मिक लाभ ले सकें इसका। लाला भैया, हम मूल विषय पे लौटते हैं। यात्रा कब से प्रारंभ होनी है? यात्रा को लेके हम कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जो भी लोग इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? अ, पूरी यात्रा जो है चैत्र महीने में की जाती है। 4 मार्च से अपना चैत्र शुरू हो गया है और 17 अप्रैल तक चलने वाला है। लेकिन हमने आयोजन समिति की ओर से एक सामूहिक यात्रा रखी है
वो है 28 मार्च सुबह 6 बजे से, और 29 तारीख को शाम को समापन होगी। इसमें पहला जो 28 तारीख का रात्रि विश्राम है, हम लोग घाघा में करने वाले हैं स्कूल परिसर में, और अगले दिन 29 तारीख को शाम को यहीं श्री व्यास नारायण मंदिर में समापन है। यात्रा का प्रारंभ जैसा कि आपने बताया व्यास नारायण मंदिर से जी, होगा। जो भक्त इस पे शामिल होना चाहते हैं वो किस नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे आयोजन समिति के हमने 4-5 साल पहले से जो नंबर सर्कुलेट किए हैं, वही चारों नंबर को हम वापस से सर्कुलेट, उसमें 2-3 नंबर और महत्वपूर्ण नंबर बढ़ गए हैं। तो वो हम लोग नीचे जो आपकी मतलब स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सारे 5-6 नंबर पे आप लोग संपर्क करके अपना पंजीयन करा सकते हैं। समिति द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, जाहिर सी बात है काफ़ी इसमें खर्च होता होगा, व्यय होता होगा। इसकी व्यवस्था के लिए कैसा क्या व्यवस्था की जाती है? हम लोगों की आयोजन समिति का एक खाता है, बारकोड आप देख सकते हैं। तो उसमें आप बारकोड के स्कैन करके भी कर सकते हैं, और खाता नंबर भी लिखा हुआ है आईएफएससी कोड के साथ, तो उसमें भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। चूँकि सारी व्यवस्थाओं में कई सारे भोजन के पॉइंट हैं, बाल भोग के पॉइंट हैं, ये तो सब सौजन्यकर्ताओं द्वारा अलग-अलग सामाजिक सहयोग से हो रहे हैं। लेकिन कुछ अन्य व्यवस्थाएँ भी होती हैं, वो सारी चीज़ों में खर्चे लगते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों के जो दी गई जो दान की राशि है, उसी से ये सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग खुल के वरद दान करें, ताकि व्यवस्थाओं को और हम सुदृढ़ कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये देखा आपने हमने किस तरीके से आपको माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा को लेकर जानकारी दी। इस जानकारी के साथ-साथ हमारे जो नीचे स्क्रॉल चलेंगे उसमें आयोजन समिति के मोबाइल नंबर, किस तरीके से उनसे संपर्क किया जा सकता है, किस तरीके से उनको सहयोग प्रदान किया जा सकता है। इतना बड़ा आयोजन है, ज़ाहिर-सी बात है खर्च होना इसमें काफ़ी लंबा खर्च होता है जिसकी व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। फिर भी आप सभी इस आयोजन समिति का भरपूर सहयोग करें ताकि यह उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो मंडला जिले की पहचान बन चुकी है, जहां पर विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, जैसा कि भाई साहब ने हमें जानकारी दी कि पिछली बार तुर्की से लोग आए हुए थे, इंग्लैंड से लोग आए हुए थे, इस बार भी यही स्थिति है। महाराष्ट्र और दूर दराज के प्रदेशों से भी यहाँ पर लगातार भक्त आकर जुड़ रहे हैं। मेरा भी आप सभी से यही अनुरोध है कि इस मां नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा को जो व्यास मंदिर से सुबह 6 बजे दिनांक क्या बताया भाई साहब, 28 मार्च को प्रारंभ होगी, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचे, धर्म लाभ लें और धीरे धीरे इस परिक्रमा को अच्छे से अच्छा बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, कैमरामैन आकाश पटेल अक्कू के साथ इस मुद्दे पर फिर मैं आगे आपसे मुलाकात करूंगा, आगे जो भी जानकारी होगी वो दूंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।